स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। जैसा कि जानते हैं कि हमारी सीडीपी सीरीज चल रही है और इससे पहले बहुत सारे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। अगर आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी तो इस बार आपकी तैयारी 100% बढ़िया चल रही होगी और आपका एग्जाम भी इस बार 100 में 100% क्लियर हो जाएगा अगर आप मेरे से कनेक्ट होते हैं बेटा। ठीक है, तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे आपके सामने अधिगम टॉपिक। यानी इससे पहले जो मैंने सीरीज नंबर 7 आपको दी थी वहां पे भी मैंने अधिगम टॉपिक को ही डिस्कस किया था, लेकिन वहां पे मैंने टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर दिया। लेकिन आज जो है हम इस सीरीज में सीरीज नंबर 8 में क्या करेंगे, अधिगम यानी लर्निंग का जो चैप्टर है यहां पे हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिए, आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की, लाइक वो सीटेट हो सकता है, यूपी टेट हो सकता है, केवीएस हो सकता है, रीट हो सकता है, किसी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप कमेंट भी करेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा बेटा। ठीक है, तो चलते पे देखते हैं हमारा अधिगम जो हमारा टॉपिक है, यानी आपका ये टॉपिक, यानी इस वीडियो के बाद में ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस टॉपिक के बाद में। ठीक बेटा, तो चलते हैं, फिर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम रोड लर्निंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और आपको सारे वीडियोस, यानी जो मैंने पहले प्रीवियस ईयर दे रखे हैं क्वेश्चंस, अगर उनको उठा के देखेंगे तो वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में रिपीट होते बार बार मिलेंगे बेटा। ठीक है, तो चलते हैं, पढ़ेंगे मजे से। आई होप आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी और आप मेरे से कनेक्ट हो पा रहे होंगे, मैं आपकी बातें सुन पा रहा हूं, ये समझ पा रहा हूं कि जो भी आप कमेंट में बताएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो उसके अकॉर्डिंग प्लान करूंगा। ओके बेटा, चलते हैं फिर देखते हैं हमारे क्वेश्चन जो है क्या करें, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनको देखेंगे उठा के प्रीवियस ईयर में जो हमारा सन 2024 में 14 और 15 तारीख को जो एग्जाम हुआ था बेटा, ये क्वेश्चन वहां पे बहुत बार रिपीट हुए। अगर उनको देखेंगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देंगे, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके बेटा, वही है, कर देंगे सब्सक्राइब या लाइक शेयर तो भी अच्छा ही है, अगर नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा। ओके बेटा, चलते हैं फिर क्वेश्चन पे देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं बहुत सारी पीपीटी बढ़िया सी बनाई है आपके लिए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। यानी लर्निंग का जो आपका चैप्टर है वो इस वीडियो के बाद में पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको सेकंड वीडियो प्लान नहीं करना पड़ेगा। मतलब इस टॉपिक का सारा मैं कॉन्सेप्ट आज ही बता दूंगा। और इससे पहले जो मैंने सीरीज दी थी सीरीज नंबर 7, उसमें मैंने पूरा टॉपिक डिटेल में डिस्कस कर दिया है। हालांकि मैंने वहां पे कुछ क्वेश्चंस कम ही डिस्कस किए थे, लेकिन आज जो है उसी चैप्टर के हम पूरे क्वेश्चंस लेके आए हैं। ओके बेटा, और सीडीपी है जहां पे आपको चारों क्वेश्चन बढ़िया दिख सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, बेस्ट ऑप्शन के साथ में जाना है। ओके, चलते हैं, बाकी मजे से तैयारी करिए बेटा, लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा और तैयारी ढंग से करेंगे, आपका पेपर जो है इस बार बेटा 100 में 100% क्लियर हो जाएगा। चलते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। जो हमारा टॉपिक है अधिगम यानी लर्निंग, यानी हम सीखेंगे आज की लर्निंग कैसे करेंगे, यानी अधिगम को सीखेंगे, यानी किस प्रकार हम सीखते हैं, सीखने की प्रक्रियाओं को सीखेंगे। ओके बेटा, देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि संवेगों और संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इमोशन एंड कॉग्निशन। यानी ये जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें इन्होंने पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में हमारा जो है इमोशन और कॉग्निशन यानी संज्ञान, और कह रहे हैं कि संज्ञान और संवेग क्या आपस में इंटरकनेक्ट है, यानी कौन सा सही है। इन्होंने पूछा है कि इनका आपस में संबंध क्या है। मतलब जो हमारा दिमाग है, यानी हमारा जो संज्ञान है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, हमारे माइंड थिंकिंग क्या है, हम किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, यानी जिस तरीके, मतलब हमारा संज्ञान कैसा है, हमारा दिमाग कैसा है। और हमारा दिमाग जो है वो संज्ञान यानी हमारे इमोशंस के साथ में हमारी अभिप्रेरणा के बारे से कैसे कनेक्ट है। और ये अभिप्रेरणा जो हमारा मोटिवेशन टॉपिक है, ये भी हम डिटेल में दे चुके हैं आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली सीरीज आप चेक करिएगा, आपको सारे वीडियो जो है सीरीज बाय सीरीज मिल जाएंगे, आपको ढूंढने में कहीं पे दिक्कत ना होगी। ओके बेटा, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो हमारा संवेग है, यानी जो हमारा मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, और हमारा संज्ञान कैसा है यानी कॉग्निशन, और यानी इन्होंने बोला कि मुझे बताइए मोटिवेशन जो है, या फिर हम इन्होंने बोला इमोशन जो है, या बोल दीजिए इमोशंस हमारे कैसे हैं, यानी मोटिवेशन और कॉग्निशन की बात करी जा रही है कि ये दोनों आपस में कैसे संबंधित है, वही यहाँ पे बात कही जा रही है। तो आप मुझे बताइए, पढ़ते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखते हैं, पढ़ते हैं। करें कि फर्स्ट ऑप्शन में बोला उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है। मतलब जब आप तनाव यानी एंजाइटी फील होती है आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, वही है कि आपका दिमाग काम नहीं करता, मतलब आप क्या करते हैं, तनाव महसूस करते हैं कि भाई ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। तो ये सारी चीजें जो आपकी लर्निंग होती है उसमें क्या बाधक होती हैं। हाँ, सही कह रहे हैं बेटा, जब आप ऐसा कोई भी काम करेंगे यानी अपने आप को तनाव महसूस करेंगे, बर्डन महसूस करेंगे, तो वो आपकी जो लर्निंग होती है यानी आपके सीखने की प्रक्रिया होती है, वहां पे ये चीजें बाधा डालती हैं। यानी जब आप मोटिवेट नहीं होते हैं चीजों के प्रति, तो वहां पे क्या होगा, जो आपका तनाव होगा, यानी कोई भी काम होगा, अगर सोचे भले ही आप कर पाए, मतलब कर तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन आप तनाव लेंगे, यार कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो वहां पे क्या होगा, ये लर्निंग में बाधा डालेगी। 100% ये बात सही कही जा रही है।
सेकंड पॉइंट में बोला कि रुचि अधिगम में बाधक है। जब आप इंटरेस्ट लेंगे तो बाधक कैसे होगी बेटा, तो ये पॉइंट गलत दिया है। जब आप रुचि लेंगे यानी इंटरेस्ट लेंगे, देखो ना कि इंटरेस्ट इनहैबिट्स लर्निंग, यानी क्या करेंगे, जब आपके अंदर इंटरेस्ट होगा, ऊपर क्या बोला था, हाई स्ट्रेस इनहैबिट्स लर्निंग, जब आप स्ट्रेस को लेंगे, तनाव महसूस करेंगे, तो वो लर्निंग में बाधक होगी। ये बात पहला पॉइंट सही बोला था, लेकिन यहाँ पे क्या करें कि इंटरेस्ट इनहैबिट्स लर्निंग, यानी रुचि जो होती है वो अधिगम में बाधा डालती है, नहीं बेटा, जब आप इंटरेस्ट लेते हैं तो लर्निंग बढ़िया तरीके से होती है। अगले पॉइंट में क्या बोला कि उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक है, नहीं सहायक नहीं, जब आप तनाव होगा तो सहायक कहां से होगा, है ना बेटा। कह रहे अरुचि अधिगम में सहायक है, ऐसा भी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि संज्ञान और संवेग के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इन्होंने बोला कि जब आप उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक होता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है कि ये पहली बात तो अगर संज्ञान की बात करी जाएगी और संवेग की बात करी जाएगी तो ये दोनों जो होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में ही संबंधित होते हैं, पूरी तरीके से गुथे हुए होते हैं। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जब आप उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल अगर आप स्ट्रेस फील करते हो तो वो आपकी लर्निंग में बाधा डालती है। ओके बेटा, चलेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, अगर आप पहली बार आए तो प्लीज हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन जो दिया गया है थोड़ा पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए। बेटा आपको पता है कि सिलेबस काफी दिनों से चेंज नहीं हुआ है, यानी जब से हमारा सीटेट अप्लाई लागू हुआ है तब से उसका सिलेबस जो है वो चेंज ही नहीं हुआ है, इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया है, थोड़ा क्वेश्चन पूछने का मेथड जो है वो थोड़ा चेंज कर दिया बेटा, ठीक है। पहले क्या था कि क्वेश्चन आपको डायरेक्टली सिंपल सिंपल ऐसे पूछ देता था, लेकिन अभी इन्होंने क्या करना है कि एक आपको ये अभिकथन दे देते हैं, अर्जुन दे देते हैं, और एक आपको तर्क यानी रीजन देते हैं, फिर ये कहते हैं मुझे बताओ कि तर्क सही है या फिर रीजन सही है या फिर एक दोनों के लिए मतलब एक दूसरे के लिए दोनों सही है, क्या सही है क्या नहीं सही है, ए गलत है आर सही है, ऐसा कुछ पूछते हैं। ओके बेटा, पढ़ते हैं, देखते हैं कि इन्होंने सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। कह रहे हैं कि बेटा पढ़िए जरा, जवाब देने की कोशिश कीजिए। किसी संप्रत्यय के बारे, यहाँ पे बारे में लिखा हुआ है, किसी संप्रत्यय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित भ्रांतियों को अध्यापिका द्वारा परोक्ष रूप से नकारने की बजाय सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। क्या इन्होंने दर्शन में क्या बोला कि स्टूडेंट्स misconceptions about any concept should be properly attended by the teacher instead of ignoring straight away। इन्होंने क्या बोला बेटा कि एक टीचर जो है, एक अध्यापिका जो है, जिसको क्लासरूम में क्या करना चाहिए कि जो बच्चों के अंदर जो भ्रांतियां फैली होती हैं यानी रूढ़िवादिताएं फैली होती हैं, उनको कहने की क्या कह रहे हैं इन्होंने कि उनको नकारने की बजाय मतलब इग्नोर करने की बजाय सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात यहां पे कही गई है, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है कि अगर बच्चों के अंदर कोई भ्रांति बैठी हुई है तो टीचर को उसको इग्नोर नहीं करना है और उन पे ध्यान देना है, उनको खत्म करने के लिए सोचना है ना बेटा। मान लीजिए अगर आप एक टीचर है, एज अ टीचर आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और बच्चों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की भ्रांतियां बैठ गई माइंड में कि ये ऐसा होता है, मतलब दुनिया भर की चीजें बैठ गई हैं जो उनके टीचिंग मतलब कि वही है कि जो स्टूडेंट के माइंड में होनी नहीं चाहिए, यानी विद्यार्थी की लर्निंग में ये चीजें बाधा डालती हैं कि अगर दिमाग में निगेटिव पॉइंट्स बैठे हुए हैं तो है, तो वही बात कही जा रही है कि अध्यापिका को क्या करना चाहिए, इनको नकारना नहीं चाहिए बल्कि उन पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के अंदर क्या भ्रांति बैठ गई, उसको कैसे खत्म करना है। ओके बेटा, तो ये स्टेटमेंट जो है वो एकदम राइट दिया हुआ है। अब देखते हैं कि इसका तर्क क्या है, यानी रीजन क्या दिया है इन्होंने, यानी कि भ्रांतियां हमेशा तर्कहीन नहीं होती, यानी हमेशा तर्कहीन नहीं होती, उनका कुछ ना कुछ लॉजिक भी होता है, बल्कि वे विद्यार्थियों द्वारा उनके वातावरण से संपर्क करके बनाए गए सरल सिद्धांत का ही रूप होती। बिल्कुल सही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो भ्रांतियां होती हैं, जो बच्चे जो होते हैं जैसा सीखते हैं, यानी जैसा उनका इन्वायरमेंट होता है, जैसे उनके आसपास के लोग होते हैं वो उन्हीं से सीखते हैं ना, तो उन्हीं के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हीं के प्रति उनके माइंड में कुछ अलग थलग सी बातें बैठ जाती हैं जिनको वो डिफरेंट टाइप से सोचने लगते हैं। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमें मालूम है कि यहाँ पे भ्रांतियों से रिलेटेड ये भी देखो, ये भी भ्रांतियों से है और ये भी भ्रांतियों से, आपको पता है कि ए भी करेक्ट है और आर भी करेक्ट है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ए ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है जो कि हमसे पूछा गया था। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले मैंने सीरीज जो 7 दी है वो भी हमने अधिगम टॉपिक पे ही दी थी, यानी लर्निंग क्या होती है उसी से रिलेटेड हमने वहां पे पूरा टॉपिक क्लियर किया हुआ है, पूरी थ्योरी डिस्कस करी है बेटा कि लर्निंग की प्रोसेस क्या होती है, यानी प्रक्रिया क्या होती है। अगर आप उस सेशन को देख लेंगे तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी बेटा, ठीक है। देखिए पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, यानी कि शिक्षा में समान अभिगम्यता
पहुंच का एक विषय है। यानी जो शिक्षा है, यानी एजुकेशन की बात करी जा रही है यहाँ पे कि जो एजुकेशन है वो सभी लोगों के लिए समान होना चाहिए, यानी अभिगम्यता यानी सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। वो पहुंच का एक विषय है। क्या बोलोगे यहाँ पे कि इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ, यानी इन्होंने बोला कि जो शिक्षा होती है वो सभी के लिए एक अधिकार है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है वो शिक्षा को पाने के लिए कोशिश कर सकता है या उसका अधिकार है ये, ठीक है। तो सुविधा नहीं है, ना ये बहिष्करण है और ना ये अलाभ है, तो ये जो है अधिकार है, राइट है, यानी हर किसी का शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकार है, उसको शिक्षा प्राप्त करने का पूरा हक है। जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है, हमारा सीडीपी में एक टॉपिक है जो है समावेशी शिक्षा, यानी जिसको बोलते हैं क्या नाम, इंक्लूसिव एजुकेशन, जहां पे डिफरेंट टाइप के बच्चे जो होते हैं एक ही क्लासरूम में बैठे होते हैं और टीचर जो होता है उनको विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का यानी विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी यूज करके उनको नॉलेज देता है, यानी सिखाता है। जहां पे डिफरेंट बच्चा बैठा होता है, चाहे वो अपंग बच्चा हो, अच्छा बच्चा हो, माइंडेड बच्चा हो, वीक बच्चा हो, तो वो हर प्रकार के बच्चों को सिखाने के लिए कोशिश करता है। और यहाँ पे हर बच्चे का हक है कि उसको जो है समान एजुकेशन यानी इक्वल एजुकेशन दी जाए, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ओके बेटा, तो यही हमारी जो है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यही कह रहा था। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो ये टॉपिक आपका 100% बेटा क्लियर हो जाएगा। पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहे हैं, कह रहे कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्तियां सही हैं। यानी क्लासरूम है जहां पे विद्यार्थियों को अधिगम यानी लर्निंग के प्रति अभिप्रेरित यानी मोटिवेट करना है के लिए कौन सी युक्ति जो है वो सही है। यानी क्लासरूम है कि सिलेक्ट द अपॉर्चुनिटी, क्या नाम, सिलेक्ट द क्या नाम लिखा हुआ है, अप्रोप्रिएट टेक्निक्स, क्या लिखा हुआ है, फेवरेबल फॉर मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग इन द क्लासरूम। यानी क्या करना है, ऐसी कौन सी टेक्निक है जो आपको यूज करनी है बच्चे के लिए लर्निंग, जो ताकि बच्चे की लर्निंग जो है वो बेटर हो सके। यानी वही यहाँ पे बोला है कि बच्चे के लिए कौन सी आप युक्ति यूज करोगे, कौन सा मेथड यूज करोगे जहां पे बच्चों का मोटिवेशन जो है बढ़ जाए बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने क्या बोला कि कक्षा में विद्यार्थियों की अधिगम सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए, कि क्लासरूम में बच्चा जो है जब वो लर्निंग कर रहा हो तो सहभागिता करे, यानी एक दूसरे का सहयोग करे, कोलैबोरेट करे, आपस में बोलचाल करे, आपस में डिबेट करे, डिस्कशन करे, तो वहां पे क्या होगा, अधिगम को आप बढ़ावा दो, ऐसे में लर्निंग जो होगी वो बढ़िया होगी। ओके बेटा, वही बात कही जा रही है कि इंकरेजिंग मैक्सिमम, क्या लिखा हुआ है, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। यानी क्या बोल रहे हैं कि मैक्सिमम क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करें, बच्चे क्या करें, पार्टिसिपेट करें ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, यानी बच्चे क्लासरूम में क्या करेंगे, जब वो आपस में कोलैबोरेट करेंगे यानी डिस्कस करेंगे, यानी इंगेज रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेंगे, तो वहां पे बच्चा जो होगा एक्टिव होगा। बिल्कुल सही बात कही जा रही है कि ऐसे में बच्चा एक्टिव होगा। अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, बेटा आपको प्रतिस्पर्धा नहीं करानी, एक दूसरे को लेवल नहीं करना, यानी बच्चों को ये नहीं कहना कि तुम अच्छे हो तुम अच्छे नहीं हो, ऐसा कोई भी काम नहीं करना बच्चों के अंदर, ठीक है। आगे बोला कि विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मदद करना। ऐसा भी बिल्कुल नहीं कहना है कि बच्चे के अंदर जैसी रुचि हो उस अकॉर्डिंग कह देना कि तुम ये लक्ष्य बना लो, तुम ये कर सकते हो और तुम ये कर सकते हो। ऐसा करने से बच्चे का थॉट प्रोसेस बदल जाता है कि भाई मैं ये कर ही नहीं सकता, मतलब भाई कुछ किसी बच्चे को तुम ऐसे बोल रहे हो कि तुम्हारे अंदर ये इंटरेस्ट है, तुम्हारे अंदर ये रुचि है, तो तुम ये काम कर पाओगे, लेकिन दूसरे वाले क्या कहेंगे बच्चे की, भाई मैं नहीं कर पाऊंगा क्या, ऐसे में बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा, है ना। तो आपको सभी बच्चों को इक्वल रखना है और उनको लेवल नहीं करना है कि तुम ये कार्य कर सकोगे तुम ये कार्य नहीं कर सकोगे, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है बेटा। कह रहे विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी देना, सही विकल्प चुनिए। बिल्कुल सही बात कही जा रही है। यहां पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन था वो भी सही है, यानी हमसे सही विकल्प पूछा गया है कि कौन सा सही विकल्प है, तो हमने बोला कि कक्षा में विद्यार्थियों की अधिगम की सहभागिता, बिल्कुल ये सही बात रहेगी। अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा तो आपको करनी नहीं है। विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करना, हाँ ये हो सकता है कि लक्ष्य निर्धारित करने में आप उनकी मदद कर दो, मदद करना बेटा ये सही। विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए आजादी भी दे दो, सही बात है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, हेल्प स्टूडेंट, बेटा यहाँ पे इन्होंने विद्यार्थियों की मदद करना भी कह दिया हुआ है, ठीक है। गोल सेट करने में लिखा हुआ है कि हेल्प स्टूडेंट सेट गोल्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, यानी बच्चों की रुचि कैसी है, यहाँ पे थोड़ा सही बोल दिया गया पॉइंट है बेटा, ठीक है। यहाँ पे वैसे नेगेटिव पॉइंट ये नहीं लग रहा है, आई होप अगर आप देखेंगे चेक करने के लिए, हाँ सही लिखा हुआ है कि अगर विद्यार्थियों की रुचि के अकॉर्डिंग, यानी बच्चा जैसा इंटरेस्ट ले रहा है वैसे उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, वैसे उसकी आप मदद करने की कोशिश कर रहे हो, ये सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सॉरी बेटा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है कि बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उनकी मदद कर रहे हो, तो ए और यानी हमारा फर्स्ट थर्ड और फोर्थ एकदम करेक्ट है। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है कि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्लियर है। ओके बेटा, अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे।
ये ऑफिशियल आंसर की है, मैं क्वेश्चंस की या आंसर को अपने पास से नहीं बना रहा हूं बेटा, सारी ऑफिशियल आंसर की। अगर आप चेक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन भी इधर का उधर नहीं मिल सकता। ठीक है बेटा, पढ़िएगा और जवाब दीजिए कि क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है इन्होंने, कह रहे कि विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, यानी टू सपोर्ट स्टूडेंट फॉर लर्निंग टीचर शुड, यानी एक टीचर जो है, एक अध्यापिका जो है, एक अध्यापक जो है, उसको क्या करना चाहिए, अधिगम को समर्थन, यानी उनकी लर्निंग को बढ़ाने के लिए, यानी उसके सीखने की प्रक्रिया को जब बढ़ाने के लिए एक शिक्षिका है, एक टीचर है, उसको क्या करना चाहिए। देखते हैं, यानी कि प्रमोट इंटाइटी व्यू ऑफ एबिलिटी, यानी क्या करना है, योग्यता की इकाई सत्व दृष्टिकोण को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, या विद्यार्थियों की रुचियों को दरकिनार, उनको किनारे कर देना चाहिए, विद्यार्थियों की रुचि कैसी है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए, विद्यार्थियों को प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है कि जो विद्यार्थी होते हैं उनकी राय क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बच्चा सोच रहा होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उसकी बातें हो सकती हैं, उनके क्या उसके सीखने की प्रक्रियाएं होती है, उनको आप बढ़ावा दीजिए। वही बात कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, जो विद्यार्थी सोच रहा उसके प्रति उसको विचारशील रहना चाहिए, यानी उनके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, ना कि उनकी विद्यार्थियों की रुचियों को दरकिनार करना। दरकिनार तो आपको नहीं करना। उसके अलावा दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, भाई योग्यता के अकॉर्डिंग नहीं करना आपको। विद्यार्थियों को प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मोटिवेटेड स्टूडेंट परफॉर्मिंग ओरिएंटेड गोल्स, ऐसा भी नहीं होना। तो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना है आपको, ठीक है, यानी वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से इंगेज रहते हैं कामों में। ओके बेटा, अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, पढ़िए और जवाब दीजिएगा। कह रहे कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स कैन बी फैसिलिटेटेड बाय एम्फसाइजिंग ऑन, यानी किस प्रकार से बच्चे के समालोचन चिंतन को, यानी डेवलपमेंट को सुगम यानी अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, वो बात यहाँ पे कही जा रही है। पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए क्या कह रहे हैं बेटा। यानी कि विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा, यानी जब बच्चा जो होगा विविध संदर्भों यानी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट में क्या नाम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोच सकेगा, विभिन्न संदर्भों में अपनी बात को सोच सकेगा, कह सकेगा, तब उसका संज्ञान जो होगा बेटर होगा। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही कही गई है कि जब बच्चा होता है अलग अलग तरीके से अनुप्रयोग यानी सीखता है, लर्निंग को बेटर करता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, तो उसकी लर्निंग जो होती है वो सुगम बनती है। बिल्कुल सही बात कही गई है। समझ के स्थान पर कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिता करवा देना, नहीं बेटा, वहां पे बच्चे जो होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे बैठे होंगे, तो आपको सभी के अकॉर्डिंग काम करना है, ऐसा नहीं उनके अंदर प्रतियोगिता कर दी कि सभी लोगों को जज कर लिया ये बच्चा ऐसा ये बच्चा ऐसा है, ऐसा नहीं करना। अध्यापक द्वारा दिए गए व्याख्यान का केवल सारांशीकरण, अध्यापक द्वारा दिए गए व्याख्यान जो अध्यापक ने जो टीचर ने आपको पढ़ाया हुआ है उसका केवल आप सारांशीकरण कर देंगे, यानी सारांश बता देंगे, संक्षेप में बता देंगे, तो क्या ये सुगम तरीका है सीखने का, लर्निंग का। विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, जब आप बच्चे को रटा दो चीजों को, यानी बच्चे का रटंती विद्या, रटंती क्या होता है, रटंती विद्या पचंती नहीं, ऐसा वाला सिस्टम करा दोगे तब बच्चे का संज्ञान बेटर होगा, यानी उसकी लर्निंग बेटर होगी। ऐसा नहीं बेटा, जब बच्चा विभिन्न संदर्भों में सीखेगा तब उसकी लर्निंग जो होगी वो बेटर होगी, यानी एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग इन वेरियड कॉन्सेप्ट, यानी जब बच्चा जो होगा कॉन्सेप्ट में सीखने की कोशिश करेगा, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सोचने की कोशिश करेगा, तो वो ऑप्शन जो वो हमारा एकदम करेक्ट होगा, यानी ए ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। ओके बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, 7 नंबर में, ये निम्न में से कौन सी युक्तियां समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं। कह रहे हैं कि वही बात बोली जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, यानी यहाँ पे कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, यानी यही बोला कि कौन सी युक्ति है जहां पे समस्या समाधान के प्रति प्रभावशाली है, यानी कौन सी युक्ति कौन सी जो स्ट्रेटजी है वो प्रभावशाली हो सकती है। क्या वो हो सकता है स्मृति सहायक विधियां, जब आप रट रहे होते हैं चीजों को तो वो सहायक होती है आपकी लर्निंग में।
क्या वो अन्वेषण, जब आप बच्चा अधिगम कर रहा होता है यानी लर्निंग कर रहा होता है, खोज कर रहा होता है, अन्वेषण कर रहा होता है, हाँ बिल्कुल यहाँ पे बच्चा बिल्कुल एक्टिव दिख रहा है आपको कि जब बच्चा अन्वेषण करेगा, खोज करेगा। आपको पता है कि पियाजे जी ने क्या कहा है, पियाजे ने कहा है कि बच्चे जो होते हैं नन्हे साइंटिस्ट होते हैं। जब क्या करेगा, क्या नाम, प्रकार्यात्मक स्थिरता होगी बच्चों के अंदर, हाँ बिल्कुल सही बात, कलन विधि होगी, ये बात भी बिल्कुल सही कही गई है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बच्चे कार्य करेगा, सीखेगा। तो ये तीनों ऑप्शन यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो जहां जहां पे उसको काट दीजिएगा, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ यानी जो हमारा है वो एकदम क्लियर है। ओके बेटा, अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, यहां पे इन्होंने क्या बोला है कि पेस ऑफ लर्निंग इज, यानी अधिगम की गति कैसी होती है, यानी अधिगम कैसे होता है, यानी यहाँ पे सिंपल तरीके से बोल दिया हुआ है कि अधिगम कैसे होता है। पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं। देखो बेटा, आगे इन्होंने क्या बोला है, पढ़िए जवाब दीजिए। यानी कि पूरी तरह व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर होती है, यानी इन्होंने क्या बोला, डिपेंडेंट, क्या लिखा हुआ, सोलिली ऑन पर्सनल फैक्टर्स, यानी केवल जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होती है, यानी यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, लर्निंग की बात कर रहे हैं कि जो लर्निंग होती है पूरी तरीके से व्यक्ति के कारकों पर निर्भर करती है। भैया ऐसा नहीं होता, इन्वायरमेंट पे भी करती है, पूरी तरह वातावरणीय, पूरी तरीके से नहीं, वातावरणीय पर, इंसानों पर भी निर्भर करती है, समाज पर भी निर्भर करती है, दोनों लोगों को मिला के चलो, केवल नहीं बोलना बेटा। व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों से स्वतंत्र, यानी इन दोनों का कोई रोल ही नहीं होता है आपकी लर्निंग में, जो है व्यक्तियों का, इंसानों का, समाज का और वातावरण का कोई रोल ही नहीं है। ऐसा भाई थोड़ी ना है, आप समाज में रह के सीखते हो, यानी इंसानों से, अपने आसपास के लोग कैसे होते हैं उनसे इंटरेक्ट करके सीखते हो बेटा, तो वो बात यहाँ पे कही जा रही है। ऐसा नहीं कि हमारे वातावरण का और व्यक्तियों का कोई रोल ही नहीं है उसमें, ठीक बेटा, तो ये ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट नहीं है। आगे बोला कि व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करते हैं, यानी व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। बिल्कुल सही बात है कि जो अधिगम की गति होती है वो व्यक्तियों पर, और समाज हमारा कैसा है, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, हम उनसे इंटरेक्ट करके सीखते हैं। तो पारस्परिक क्रिया यानी हम एक दूसरे से बातें करते हैं, सहयोग करते हैं, तो वहां पे हमारी लर्निंग जो होती है वो बेटर होती है। डिपेंडेंट ऑन इंटरेक्शन, पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी जब आप क्या करते हैं, डिपेंडेंट यानी डिपेंड होते हैं, चीजों पे इंटरेक्ट करते हैं, पर्सनल इन्वायरमेंट से, चीजों से, तो वही है कि लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनके आसपास के लोग कैसे हैं, सोचते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, आप उन चीजों के बीच में रहोगे तो आपकी लर्निंग जो होगी अच्छे तरीके से होगी। ओके बेटा, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, पढ़िएगा, अब आप जवाब दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा। थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, पढ़िए और जवाब दीजिए बेटा। कह रहे कि अल्टरनेटिव, क्या नाम, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं कैसी होती हैं, कैसी होती हैं, यानी वैकल्पिक अवधारणाएं कह रहे हैं बच्चों की कैसी होती हैं, कॉन्सेप्शंस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। अब जरा फर्स्ट ऑप्शन को पढ़िए, को अनदेखा करके निरुत्साहित की जानी चाहिए, यानी उनकी वैकल्पिक धारणाएं जो होती हैं उनको निरुत्साहित कर देना चाहिए, डिमोटिवेट कर देना चाहिए कि बच्चे जो सोचते हैं वो गलत सोचते हैं, यानी जो भी बच्चा करता है वो गलत है, ऐसा कुछ है नहीं भैया, ऐसा नहीं होता बेटा, बच्चे एक्टिव होते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा ना बोलो कि बच्चे मूर्ख पैदा होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस में ये भी लिखा होता है कि बच्चे असभ्य पैदा होते हैं, समाज उनको सभ्य बनाता है, ऐसा नहीं, बच्चे ढंग से पैदा होते हैं, उनको सिखाया भी जाता है और वो समझने की शक्ति के साथ में पैदा होते हैं। ओके बेटा, उनके अनुभवों से संबंधित नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है कि उनकी जो थिंकिंग है उनके अनुभव से रिलेटेड ही नहीं है, हमेशा अत्यंत गलत होती हैं, ऐसा नहीं है। अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं में गढ़ी गई सहज संरचनाओं को दर्शाती हैं, यानी जो विद्यार्थियों की वैकल्पिक धारणाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं में गढ़ी गई सहज संरचनाओं को दर्शाती हैं। बिल्कुल सही बात कही जा रही है, यहाँ पे अनदेखा नहीं करना है, उनके अनुभवों से संबंधित नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वही बात है कि हमारा जो डी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। ओके बेटा, अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पढ़िए और जवाब दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, पढ़िए और जवाब दीजिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। To facilitate students learning और teachers should conduct activities which are, यानी विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए, यानी बच्चे जो होते हैं अपनी लर्निंग को बढ़िया तरीके से कर सकें, सहज तरीके से करने,
अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए, यानी टीचर जो होता है उसको किस प्रकार की एक्टिविटी करानी चाहिए जिससे बच्चे की लर्निंग जो है वो बढ़िया तरीके से हो जाए। बेटा यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से बोला हुआ है कि बच्चा जो है क्लासरूम में अगर कहीं भी आप वो सिखा रहे हो उसको, तो उसकी लर्निंग को यानी उसके सीखने की प्रक्रिया को आप बढ़िया तरीके से कैसे करोगे, यानी उसको बढ़ावा कैसे दोगे, किस प्रकार की एक्टिविटी, यानी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किस प्रकार की एक्टिविटी का आप प्रयोग करोगे ताकि बच्चा जो है अच्छे तरीके से सीखे। बेटा ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि अधिगम जो है लर्निंग कैसे होगी। पढ़ते हैं फर्स्ट ऑप्शन को और समझेंगे कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है। देखिए बेटा क्या कह रहे हैं कि जो उनके प्रतिदिन के जीवन के प्रासंगिक हो, यानी बच्चा जो हो जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो। बिल्कुल सही बात कही जा रही है कि रिलेवेंट टू देयर एवरीडे लाइफ, यानी बच्चे के आज जो डेली का डेली जीवन है यानी उससे जोड़ने के लिए काम भी कर रहे हो, तो बच्चे के चीजों से जोड़, जैसे आप एग्जांपल देते हो तो रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल देते हो बच्चों को समझाने के लिए, तब उनको जल्दी समझ में आता है। मतलब आप अगर आप पढ़ा रहे हो एज अ टीचर तो बच्चे के आपको एग्जांपल वैसे आप देते हो जो बच्चे रियल लाइफ से रिलेट करते हैं चीजों को, तो वो जल्दी समझ पाते हैं उन चीजों को। तो वही बात कही जा रही है कि अगर आप एक्टिविटी करा रहे हो तो उनके जीवन से रिलेटेड, यानी जो रियल लाइफ में वो चीजें सीखते हैं उनसे रिलेटेड हो आपकी एक्टिविटी, तब बच्चा अच्छे तरीके से सीखेगा। मे बी बिल्कुल सही ऑप्शन दिया हुआ है कि जब आप उनकी डेली लाइफ से रिलेट करती हुई कोई एक्टिविटी कराते हो तो उनकी लर्निंग जो होती है बढ़िया तरीके से होती है, अच्छी तरीके से होती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो यांत्रिक हो और जिसमें निष्क्रिय शब्द शामिल हो, भैया निष्क्रिय ऐसा नहीं होता बेटा कुछ भी, ठीक है, करेंगे यहाँ पे तो बच्चा एक्टिव है ही नहीं। जो संदर्भ से हटके हो, ऐसा कैसे, जो उसका कोई मतलब ही ना हो, ऐसा भी है। जो जटिल से सरल की ओर, नहीं बेटा, सरल से जटिल की ओर होता है, सरल से जटिल की ओर होता है, ना कि जटिल से, यानी सरल चीजें हैं उनको धीरे धीरे करके आप कठिन की ओर ले जाते हो। ऐसा नहीं पहले आप चीजों को मतलब कि वही पहले कठिन कठिन दे दो बाद में सिंपल सिंपल दे दो, ऐसा नहीं होता। चीजें स्लो स्लो में बढ़िया फ्लो में चलती है कि पहले आसान सी चीजें आएंगी फिर धीरे 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 करके वो बढ़ती चली जाएंगी। जैसे मान लीजिए मैं अभी तक क्या कर रहा था, क्वेश्चंस थोड़े थोड़े ला रहा था, कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर, लेकिन अभी मैं भर भर के क्वेश्चन ला रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि इसका नोटिफिकेशन जस्ट आउट होने वाला है ना बेटा, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए इसलिए मैं डेली पर डेली आपके लिए सेशन ला रहा हूं, डेली पर डेली बेटा, चाहे वो हिंदी गद्यांश हो, चाहे वो हिंदी पद्यांश हो, या फिर सीडीपी हो, साइंस हो, मैं पूरी तैयारी करवा रहा हूं बेटा। आपको कहीं भी नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बट आप आइए 7 से 8 बजे के बीच में मैं डेली पर डेली क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके लिए। ओके बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने क्या बोला है, पढ़िए और जवाब दीजिए बेटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, इन्होंने फिर से कि संवेग, यानी इन्होंने बोला कि विच आर द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज करेक्ट अबाउट इमोशंस एंड कॉग्निशन, यानी यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो हमारा इमोशन होता है, यानी और एंड इन्होंने बात करी है किसकी, कॉग्निशन की बात करी है कि जो कॉग्निशन होता है यानी हमारा जो है संज्ञान कैसा होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, संवेग और संज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पढ़िए जरा, कह रहे कि उच्च स्तरीय दुचिता समस्या समाधान कौशलों को बेहतर करती है, यानी जब आप क्या करते हैं उच्च स्तरीय यानी हाई एंजाइटी फील करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी जब आप एंजाइटी फील करते हैं तो समस्या समाधान के कौशलों को बेहतर करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाया था कि जब आप एंजाइटी यानी तनाव महसूस करते हैं तो वो आपकी लर्निंग में बाधा डालता है, ना कि बढ़ावा देगा। संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ावा देती है, कि अगर आपने माइंड को आपने बैलेंस कर रखा है कि दुनिया में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बैलेंस है चीजें, और अगर आप कोलैबोरेट कर रहे हो, भागीदारी कर रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, अधिगम को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल सही बात करिए कि इन्वॉल्वमेंट क्या नाम लिखा हुआ है, इन्वॉल्वमेंट्स, यानी आपका जो है उनमें इंटरैक्ट करना होगा, यानी जब आप इन्वॉल्व होंगे चीजों में इंगेज करेंगे तो आपकी लर्निंग जो होगी अच्छे तरीके से होगी। बिल्कुल सही बात है। निराशा अधिगमकर्ताओं को और अधिक प्रयास करने को अभिप्रेरित करती है। जब आप निराश रहते हैं, होपलेसनेस रहते हैं, तो वहां पे आप मोटिवेट नहीं होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं बेटा, ठीक है, तो ये भी गलत है। आगे इन्होंने क्या बोला है कि सॉरी बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन तो हमारा सही था। आगे इन्होंने क्या बोला है, पहले ये तो सही नहीं था, और ये संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ावा देता, बिल्कुल सही बात है। निराशा और अधिगमकर्ता को अभिप्रेरित करती है, नहीं निराशा नहीं करती। शर्मिंदगी और अधिगमकर्ताओं को सामूहिक कार्यों में पहल करने के लिए अभिप्रेरित, नहीं, शर्मिंदगी जो है आपको कार्यों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम
करेक्ट है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि संतुलित उत्साह जो होता है भागीदारी और अधिगम को बढ़ावा देता है। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। मॉडरेट एक्साइटमेंट इन इम्प्रूव्स इन्वॉल्वमेंट एंड लर्निंग, यानी जहां पे आप आपस में बातें करते हो, इंगेज रहते हो लोगों के बीच में, सीखने की कोशिश करते हो, तो वहां पे आपकी अधिगम जो होता है वो बढ़िया तरीके से होता है। ओके बेटा, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या कह रहा है। पढ़िए बेटा, क्या कह रहे हैं। एक वही फिर से क्वेश्चन दे दिया आपको, अभिकथन दिया हुआ है, फिर कारण दिया हुआ है बेटा। बहुत सिंपल, ये क्वेश्चन आपको आने, मतलब ये क्वेश्चन आपको आए दिखेगा ही दिखेगा बेटा। ऐसे क्वेश्चन इस बार आने ही आने हैं, क्योंकि वही है, थोड़ा मेथड की जो क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो धीरे धीरे इनका बदलता जा रहा है बेटा। ठीक है, अब ये सिंपल नहीं पूछते, थोड़ा सा घुमा के ऐसे पूछते हैं कि अभिकथन क्या है, कारण क्या है। ठीक है, देखो कह रहे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक अध्यापिका को, यानी एक टीचर जो है को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए, यानी अध्यापिका टीचर जो है अपनी बातों को बच्चों से शेयर कर रही है, कि प्रेरित करना चाहिए जो विचार भ्रांतियां ही क्यों ना हो। मतलब बच्चों के अंदर अध्यापिका जो है अपने विचारों को साझा कर रही है, शेयर कर रही है, कि भले ही उसकी बातें जो है भ्रांतियां ही क्यों ना हो, मतलब बच्चों के साथ बातें कर रही है, उनसे तालमेल करने की कोशिश कर रही है, ताकि उनको समझने की कोशिश कर रही है। अ टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट टू शेयर देयर आइडियाज even if they represent misconceptions about the concept, यानी भले ही वो भ्रांतियां ही क्यों ना हो, लेकिन टीचर जो है बच्चों के सामने उनको शेयर कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भ्रांतियां ही क्यों ना हो, तो शेयर करना चाहिए कि नहीं शेयर करना चाहिए, बिल्कुल शेयर करना चाहिए। यानी एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के सामने विचार साझा करने प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो भले ही वो विचार भ्रांतियां ही क्यों ना हो। सही बात है, टीचर को बताना चाहिए बच्चों के अंदर, बच्चे जानेंगे कैसे कि भ्रांति है क्या है ना, जब तक टीचर उनसे शेयर नहीं करेगी चीजों के बारे में, बताएगी कि नहीं, है ना। साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो विचार भ्रांतियां ही क्यों ना हो। आगे क्या बोले हैं कि भ्रांतियां विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। भ्रांतियां विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिसकॉन्सेप्शंस जो होते हैं, यानी भ्रांतियां जो दिमाग में बैठी होती हैं, विद्यार्थियों के द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं, है क्या बोल रहे हैं, जो अधिगम प्रक्रिया में सहायक होती हैं। बताइए जरा कमेंट करके इस ऑप्शन में क्या होगा, क्या ये ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही ए की व्याख्या नहीं करता है। क्या बोलेंगे आप, क्या समझेंगे इस प्रक्रिया को। भ्रांतियां विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, कि अगर आप बच्चों के अंदर मिसकॉन्सेप्शंस नहीं होंगे, उनके कॉन्सेप्ट को यानी अगर आप सीख रहे हैं तो गलतियां आपसे ही होंगी, है ना। आपकी लर्निंग, जब आप लर्निंग कर रहे होते तो वहां पे गलतियां भी होंगी और आपको वही चीजें समझ में आएंगी। जब आप सीखने की कोशिश करते हो तो वहां पे बहुत सारी चीजें आएंगी दिमाग में, ऐसा नहीं, जब आप सोचोगे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट में सीखने की कोशिश करोगे तब वहां पे भ्रांतियां भी बैठेंगी बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सही है, भ्रांतियों से रिलेटेड बात है, सही कहा जा रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके बेटा, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 13, कि अधिगम की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, यानी जो हमारा अधिगम है उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए। जरा बताइए बेटा कि अधिगम की प्रकृति सक्रिय होनी चाहिए और सामाजिक होनी चाहिए, निष्क्रिय होनी चाहिए, व्यक्तिगत होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो निष्क्रिय नहीं होनी चाहिए, व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, निष्क्रिय नहीं होनी चाहिए। हमारी अधिगम की प्रकृति जो है वो सक्रिय सक्रिय होगी और कैसी होगी, सामाजिक होनी चाहिए। यानी जब हम समाज में रहते हैं तभी हम सीखते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। ओके बेटा, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे लर्निंग से रिलेटेड, यानी हमारा अधिगम जो टॉपिक है उससे रिलेटेड। देखिए बेटा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना चाहिए। यानी किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते सीखते समय हमें क्या करना चाहिए कि बचना चाहिए। यानी हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा गया है कि किस बात से बचना चाहिए। देखते हैं क्या पॉइंट निगेटिव रहेगा। वही है कि अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबद्धता स्थापित करना। आगे क्या बोला है कि कारक प्रभाव संबंधों को रेखांकित करना, अवधारणाओं को गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना, संप्रत्यों की विषय वस्तु को जानकारियों के संबंधित खंडों के रूप में। बिल्कुल सही बात करें कि अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबंधता, यानी जो आप अवधारणा जो उसके सामने कॉन्सेप्ट को बता रहे हो तो वहां पे क्या कनेक्शन होना चाहिए, यानी वो अवधारणाएं आपस में इंटरकनेक्ट होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए। तो ये बात तो सही है, लेकिन हमसे इन्होंने निगेटिव पॉइंट पूछा है। कारक प्रभाव संबंधों को रेखांकित करना, बिल्कुल सही बात है।
अवधारणाओं को गैर उदाहरणों के, भैया आपको नहीं, ये गलत पॉइंट दिया हुआ है कि अवधारणाओं को केवल गैर उदाहरण नहीं देने, आपको उदाहरण भी देना है और गैर उदाहरण भी देना है, ठीक है। संप्रत्यों की विषय वस्तु को जानकारियों के असंबंधित खंडों के रूप में, यानी जानकारी जो है उनको छोटे छोटे खंडों में बता के बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करनी चाहिए। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम सही है, और गलत भी है ये, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत गया था। ओके बेटा, आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आई होप आपको सारे क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। आउट ऑफ 14 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आप कर रहे होंगे सीटेट एग्जाम की तैयारी, तो आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी अगर आप मेरे से कनेक्ट होते हैं। और थोड़ा सा अगर आप मेरे से, वही है कि अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे, कमेंट करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं, तो वही मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको सेशन भी अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देंगे, क्योंकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। करते रहिए तैयारी बेटा, मजे से सीखते रहिए और जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू बेटा।